हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट जो जूनियर में अपर लेवल में जो साइंस के पेपर की हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्विक रिवीजन होगा जो 2011 से 2019 तक के मैं सारे पेपर करवाऊंगी, जिसकी कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 2019 का जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसको देखेंगे और डीप में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स इज ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टोमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो एक्स है वो वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तब भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जबकि जो एक्स है वो अधिक से स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। तो वाई क्या है? वह रसायन है जिसका उपयोग किसी ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो बताना है कि एक्स और वाई क्या है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो भोजन के लिए जो पाचन के लिए क्या आवश्यक होगा? तो भोजन के पाचन में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम में होता है वो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है। तो सेकंड और फोर्थ तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन क्या बोल रहा है? वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। मतलब जब एक्स का जो हमारा HCl जब हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो उसके उपचार के लिए ऐसा कौन सा है जो हमें वाई सब में हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो जो वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे क्या करता है इसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, जो एसिडिक मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो हमारे जो उसको डाइजेशन सिस्टम को करने के लिए जो हम लोग को दवाई दी जाती है पेट के लिए, तो उसमें कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। क्या बता रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मतलब कि जो जीवाणु है उसका उपयोग नहीं होता है। तो बताना है दही बनाने में या डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा है बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता, तो नहीं को मैंने हमेशा कहा है कि हाईलाइट कर लिया करिए। तो दही जो होता है, दही बनने में कौन सा होता है? या डबल रोटी पकने में होता है, गन्ने के रस के किण्वन में, या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो दही बनने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है जो अपने लैक्टोबैसिलस पढ़ा होगा। डबल रोटी जो होती है उसके लिए किसका होता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जो कि इसमें पूछा गया किसमें बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता, तो यही जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के रस में किण्वन में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये भी हो जाएगा जिसमें राइजोबियम। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो आपका जो सही मतलब जो नहीं होता है वो हो जाएगा डबल रोटी जिसमें यीस्ट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब जो बताना है इनमें से तीनों में से कौन सा भिन्न है। तो पहले वनोन्मूलन मतलब वनों का उन्मूलन करना, वनों को कम करना, या मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल होना, जो जमीन का मरुस्थलीकरण मतलब जिसमें पेड़ पौधे ना होना, अपर्दन होना मतलब मृदा का अपर्दन होना, संरक्षण होना। हर जगह क्या हो रहा है कि जो मृदा हो रही है वो बेकार हो रही है, नष्ट हो रही है, उसका अपर्दन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। जबकि संरक्षण में क्या हो रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रही है, कन्वर्सेशन कर रही है, कन्वर्सेशन। तो संरक्षण हो रहा है मृदा का, तो जो इसका भिन्न हो जाएगा जिससे ये जो तीनों चीज़ें ऊपर के ऑप्शन है ये मृदा को बेकार करें, जबकि संरक्षण से क्या हो रहा है? मृदा हमारी सुरक्षित हो रही है, मृदा का संरक्षण किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का फोर्थ हो जाएगा जो इससे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो सही नहीं है, तो नहीं बताना है। लिखा हुआ डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। बिल्कुल, जो पाचन जो भी मैंने आपको बताया जो HCl हार्मोन होता है जो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। जब प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में जब हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है, जब
क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये जो अभिक्रिया होती है रासायनिक होती है, बिल्कुल सही। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल। जबकि लिखा हुआ क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन, जो कि गलत हो जाएगा। जो क्रिस्टलीकरण होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसमें यही पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी की जो तीनों है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंज है। तो क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, तो ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब आपको आरोही क्रम में बताना है, छोटे से लेके बड़ा तक। तो आरोही क्रम, साइज ऑफ द पार्टिकल, तो क्या है जिसमें आपको बताना है कि कणों के साइज मतलब आकार के अनुसार बताना है आपको। तो क्या है देखते हैं, पहला ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मृतिका। मृतिका के बाद गाद, जिसको सिल्ट बोलते हैं, फिर रेत जो कि सैंड, फिर बजरी, फिर रॉक जो मतलब चट्टान। तो मृतिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान, जो इसका आरोही क्रम है यही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन 65 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। जो मछली होती है उसमें जो क्लो मतलब जो ग्रिल कहा जाता है उसका क्या कार्य होता है। तो क्या है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा। आंसर कीजिए। जो क्लोम होते हैं उसके जो गिल होते हैं उसका क्या काम होता है, आंसर कीजिए। तो क्या करता है, वो जो क्लोम होती है जो मछली में जो उनके गिल होता है उसका जो वर्क होता है, क्या करता है, एब्जॉर्व करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, मतलब कि जल में उपस्थित जो विलेय पदार्थ जो घुलनशील होते हैं विलेय पदार्थ, उनका क्या करता है, ऑक्सीजन अवशोषित करना होता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन अवशोषित जो करता है जल में विलेय, वो क्या करते हैं, मछली का कौन सा अंग करता है, तो क्लोम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, 67 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, समतल दर्पण से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और विद्युत परिपथ से भी आता है। तो इसमें जो दे रखा है, यदि संयोजक तार नहीं है, मतलब तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। अगर मतलब संयोजक तार नहीं है तो हम जो सर्किट होगा उसको रन कराने के लिए हम ऐसा कौन सा कनेक्ट इससे कनेक्ट किया जाए जिससे जो हमारा विद्युत परिपथ हो वो पूरा हो जाए। तो कागज की पट्टी जो कि एक पेपर स्ट्रिप होगी, या फिर रबड़ की पेटी, या लकड़ी की छड़, या ब्लेड। तो जो कि एनसीईआरटी में आपने पढ़े होंगे, जो एनसीईआरटी की जो दे रखा है उसमें क्या लिखा है, ब्लेड। जो ब्लेड करेंगे जब हम लगाएंगे, जो अगर हमारे पास संयोजक तार नहीं है तो ये हमारे जो विद्युत परिपथ होगा इसको कंप्लीट कर देगा, जो हमारा जो विद्युत करंट होगा वो फ्लो हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। तो समझिए, क्वेश्चन आ भी सकता है, इस बार भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो उसको देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मंजुला क्या समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी जो दर्पण से दूरी है 5 मीटर है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, जो उसकी उससे दूरी है कितनी है, 5 मीटर है। ओके, वह दर्पण की ओर कितनी चली, 1 मीटर चली। तो मान लीजिए दर्पण की ओर 1 मीटर चल दी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। 1 मीटर चल दी है, जब उसकी और दर्पण से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो जैसा कि समतल दर्पण के बारे में आपको पता होगा, जो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होता है, जो दर्पण से पहले जितनी दूरी पे बनता है उसके दर्पण के पीछे भी वो उतनी ही दूरी पे बनता है। तो ये 4 मीटर इधर हुई, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो 1 मीटर चल दी थी। तो टोटल कितना उसका हो जाएगी बीच की दूरी, उसमें पूछा गया दर्पण में अब उसकी ओर से दर्पण से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। तो वो वहाँ मतलब पहले यहाँ था 5 मीटर पे, फिर 1 मीटर चला तो 4 मीटर, तो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो गई, 4 ही हो गई, तो कितनी हो गई टोटल, 8 मीटर हो गई। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, हर बार रिपीट होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है। तो कितने सेकंड में 30 दोलन कर रहा है वो, 3 सेकंड में। तो फिर एक करेगा तो कितने सेकंड में करेगा, 3/30, तो 1/10 हो जाएगा। तो मतलब कि 0.1 टाइम पीरियड कितना होगा, 0.1 सेकंड में हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.1। फिर आगे नेक्स्ट दे रखा है,
नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो जो टाइम हो गया वो आवर्त का कितना आ गया हमारा 0.1 सेकेंड आ गया। अब उसके बाद क्या निकालिए, आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t। 1/t होती है, टाइम कितना मैंने निकाला 0.1, तो इससे तो टाइम निकाल लीजिए, ऊपर बढ़ा है 10 हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 10, और उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। तो आवर्तकाल हो जाएगा टी कितना 0.1 और आवृत्ति 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है जो उसकी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है तथा आवृत्ति 10 सेकेंड है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। और आपको पता है सीटेट क्या होता है, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाया करिए। और आपको कोई भी अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 70 है, गलत कथन बताना जो स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट है। पहला दे रखा है, बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो जो कि गलत दे रखा है, जो बाल बेयरिंग होता है उसका जो उपयोग होता है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पंखों में लगाया जाता है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है कि जिससे हमारा घर्षण जो हो जाए वो कम होए। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वृद्धि करने के लिए, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर संपर्क में दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर पृथ्वी पे संपर्क में रखे दो पृष्ठ है उसके बीच जो घर्षण होगा वो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कि सही है। नेक्स्ट है, लोटनिंग घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल, जो लोटनिंग घर्षण होता है वो सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन किस में घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, किस में कौन से वाले घर्षण में कम होता है, तो ये भी बहुत अच्छा। तो लोटनिंग घर्षण जो होता है उसमें कम होता है, जबकि सर्पी घर्षण से कम होता है। मतलब सर्पी घर्षण से लोटनिंग घर्षण में होता है वो कम होता है, याद रखिएगा। जो कि सर्पी घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है लोटनिंग घर्षण से। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे होगा, बढ़ते हुए क्रम में बताइए किस में घर्षण ज़्यादा होता है, किस में कम हो सकता है, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण पर उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो जो गलत कथन है वो फर्स्ट हो जाए, जो कि घर्षण में वृद्धि नहीं करता है, घर्षण पे कमी करता है, जिससे हमारी चीज़ें अच्छे से चल सके। क्योंकि ज़्यादा घर्षण होगा तो वो चीज़ अच्छे से चल नहीं पाएंगी, इसीलिए क्या करता है घर्षण, जो बॉल बेयरिंग है इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि घर्षण को कम कर सके। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, सही स्टेटमेंट बताना है। तो क्या है, देखिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ, आयरन जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है, या जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, या कॉपर आयरन सल्फेट विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है। आंसर बताना है इसका, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कि जब मैंने बताया जो कि इसमें दे रखा है, जो आयरन जिंक सल्फेट होगा विलयन में जिंक को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो आयरन को कर देगा, क्योंकि आयरन सबसे ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा। तो भी जिंक को क्या कर देगा, ये रिएक्टिव कर देगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देगा, जबकि जो कॉपर है वो नीचे दे रखा है, वो हाईली रिएक्टिव है नहीं। जबकि मैंने आपको बताया जब एक सब्सटेंस इधर दे रखा है, एक दे रखा है, अगर ये कम रिएक्टिव है तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें पूछा गया कॉपर, चूंकि कॉपर जो है वो कम है और जबकि जो जिंक है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। सी दे रखा है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन में आयरन को विस्थापित कर देगा, जो कि ये भी गलत है। तो जिसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। बिल्कुल, जो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केवल ए सही है। 72 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को समझते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। देखिए क्या सही कथन। पहला दे रखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो जो कि गलत है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को तो करने के लिए नहीं किया जाता। जो उबलते द्रव उसका क्या 100 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का कितना होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही स्टेटमेंट बताना है। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर जो होना चाहिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं, हमारा जो कमरे का ताप हो सकता है 30 से कम भी हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। तो ये भी स्टेटमेंट जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 35 डिग्री से 42 सेंटीग्रेड नहीं होता, जबकि प्रयोगशाला में क्या होता है -10 से लेके 110 तक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स में गलत है। चौथा समझते हैं,
प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, बिल्कुल, जो कि मैंने अभी बताया आपको। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसका कितना हो जाएगा, -10 से लेके 110 होता है, जबकि डॉक्टरी का कितना होता है, 35 से 42 होता है। तो जो कि इसका अधिक है, तो यही फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो सही कथन पूछा गया है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुझे बताना है। ये मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर। मैं अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कल आपको इसको सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 75। निम्नलिखित में गलत स्टेटमेंट बताना है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर गति जो होती है वो आवृत्ति गति होती है। पृथ्वी जो अपनी गति पे गति करती है वो आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की जो गति होती है सरल रेखी गति होती है, ये भी सही है। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति होती है। जो सितार होता है जब उसमें बजाते हैं जो गति होती है वो दोलन होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है, सभी आवृत्ति गतियां वर्तुलाकार गतियां करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो कि इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ, जो सभी आवृत्तियां होती है वो वर्तुल गति नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 76। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, तो ये तो सही है। जो समतल दर्पण होगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये गलत होगा। जो दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, जो कि वास्तविक नहीं होता है, तो ये कि गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, तो बिल्कुल लिटरेरी इन्वर्टेड होता है, कि जो हमारा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। डी ऑप्शन है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, जो बिल्कुल जैसा मिरर की हमारी इमेज सामने बन रही है वैसे ही उसकी दर्पण के पीछे बन रही है। तो A C D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि जो प्रतिबिंब होता है उसका वास्तविक नहीं आभासी बनता है, तो A C D B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए। जो पेडालॉजी के क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आओ, और मैं जो 74 का क्वेश्चन है वो अगले में जरूर कराऊंगी। इसको आप करके देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन लगाया करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करा करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।